लास्ट सेशन में हमने बात की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और कन्विक्शनल करंट थ्योरी के बारे में। हमने ये जाना था कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स, आज के जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, वो एक टाइम पे एक सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में थे, जो कि सराउंडेड बाय था एक मेगा ओशन जिसको कहा गया पेंथेलासा। देन टाइम के साथ साथ ये सुपर कॉन्टिनेंट अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होने लगा और कुछ आज का हमको प्रेजेंट डे का फॉर्मेशन, कॉन्टिनेंट्स का जो फॉर्मेशन है वो हमको देखने को मिला। देन सेकंड हमने देखा था ये जो कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट है, आखिर वो कौन सा फोर्स है जिससे कि कॉन्टिनेंट्स ब्रेक हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो उसके पीछे हमने जो मेन रीजन पढ़ा था वो है कॉन्विक्शनल करंट थ्योरी का। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन एंड ओशन फ्लोर मैपिंग। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको अच्छे से देखना। तो देखो जो हमारा ओशन है, ठीक है, जो हमारा ओशन है उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मान लीजिए ये है हमारा लैंड, ठीक है, हम कह सकते हैं ये है हमारा कॉन्टिनेंट। तो इनिशियली क्या सोचा जाता था, जो हमारे ओशंस हैं उसका जो फ्लोर है वो कुछ ऐसे बिल्कुल प्लेन है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। जब बाद में फर्दर स्टडीज हुई तो हमको ये पता लगा कि हमारी जो ओशंस हैं उसके नीचे भी काफी बड़े बड़े, काफी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, काफी डीप ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सब कब पता लगा, जब फर्दर स्टडीज हुई, जब ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन हुआ, मैपिंग हुई उसकी, तब हमको ये सब चीजें पता लगी। ठीक है, अच्छा तो देखो हमने जो ओशन फ्लोर है उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल मार्जिन, सेकंड वन इज डीप सी बेसिन एंड थर्ड वन इज मिड ओशनिक रिजेस। देखो ये क्या होती है, इसके बारे में अगर हम यहाँ पे देखें, ये है हमारा कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट के बाद ये अपना आ गया सी लेवल। ठीक है, ये है अपना सी लेवल। तो कॉन्टिनेंट और सी लेवल जस्ट जहां पे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शोर, या फिर हम इसको कोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, कोस्ट यानी कि जिस पार्ट पे किसी लैंड का कांटेक्ट ओशंस के साथ या फिर हम कह सकते हैं सी के साथ होता है उसे कहते हैं कोस्ट। ठीक है, ये है अपना कोस्ट। अच्छा अब देखो कोस्ट के बाद कोस्ट के जस्ट बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज, इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझना आप। देखो कॉन्टिनेंटल शोर के बाद जो हमको कुछ इस तरीके से ये हमको जो स्लोप देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, इसमें स्लोप का जो एंगल होता है वो बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होता है, वो बिल्कुल ऐसे धीरे 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 हमारे ओशंस के अंदर के जाता है। ठीक है, अच्छा कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां पर खत्म होता है उसके जस्ट बाद आता है हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के जस्ट बाद सडनली हमारा स्लोप इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सडन इंक्रीज होता है हमारी स्लोप के ग्रेडियंट में, और इसे कहते हैं हम कॉन्टिनेंटल स्लोप। एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप जहां पर खत्म होता है और डीप सी बेसिन के साथ जहां पर वो कांटेक्ट में आता है, जहां पे जॉइंट होता है, उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, तो क्या बोला हमने बोला कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज। इन तीनों को अगर हम कॉम्बाइंड करें तो उसे हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ठीक है, समझ आया कॉन्टिनेंटल मार्जिन किसको कहते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट क्या था हमारा ओशन फ्लोर का, वो था डीप सी बेसिन। ठीक है, तो डीप सी बेसिन क्या होता है, डीप सी बेसिन्स आर एक्सटेंसिव प्लेन अंडर द ओशन, यानी कि बहुत लंबे चौड़े हमको जो प्लेन देखने को मिलते हैं ओशन के नीचे, उसे कहते हैं हम डीप सी बेसिन। इसी को ही हम डीप ओशन फ्लोर भी कहते हैं, या फिर हम इसको एबेसल प्लेन्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके 3 नाम है, डीप सी बेसिन, एबेसल प्लेन एंड डीप ओशन फ्लोर। ठीक है, अच्छा अब देखो डीप सी बेसिन के जस्ट बाद हमको देखने को मिलता है मिड ओशनिक रिजेस। ठीक है, अच्छा अब देखो मिड ओशनिक रिजेस क्या होती हैं। मिड ओशनिक रिजेस देखो मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया है, कॉन्विक्शनल करंट के बारे में मैंने आपको बताया, यानी कि हमारी मेंटल पे हमको जो लावा है कुछ इस तरीके से ऐसे रोटेट होता हुआ दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको रोटेट होता हुआ दिखता है। तो जब ये लावा ऐसे रोटेट होता है ऐसे ऊपर को एक अपवार्डिंग फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हमारे ये लैंड यहाँ पे ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब देखो जब यहाँ पे ये लैंड ब्रेक होती है
और नीचे से ऊपर को लावा फोर्स कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स जब लगा रहा है तो यहाँ पर से लावा कुछ इस तरीके से बाहर को निकलता है। अब चूंकि हमारा यहाँ पे क्या है, वाटर है, वाटर होता है कूल, तो इसकी वजह से जैसे ही ये लावा बाहर निकलता है ये इमीडिएटली यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर से ऐसे ऊपर को लावा निकला, यहाँ पर से लावा सॉलिडिफाई हुआ, यहाँ पर से भी कुछ ऐसे सॉलिडिफाई हुआ, देन अगेन लावा निकला, अगेन सॉलिडिफाई हुआ, अगेन लावा निकला, अगेन सॉलिडिफाई हुआ, इस तरीके से कुछ ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हुए हमारा यहाँ पे ऐसे एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है, ठीक है। ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने लगता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक माउंटेन रेंज हमारी यहाँ पर बनी, एक माउंटेन रेंज हमारी यहाँ पर बनी। इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म को ही क्या कहते हैं, मिड ओशनिक रिज कहते हैं। ये काफी लंबी लंबी माउंटेन रेंज होती है, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो देखो ये है अपनी, देखो यहाँ पर से अपना मैग्मा, मैं अगर कोई इसको इमेज चेंज करूं, देखो यहाँ पर से वैसे ऊपर कोई मैग्मा राइज हो रहा है, ठीक है। मैग्मा राइज हो रहा है, इमीडिएटली सॉलिडिफाई हो रहा है, और एक माउंटेन रेंज ये बन रही है, दूसरी माउंटेन रेंज ये बन रही है, और ये काफी लंबी एक्सटेंसिव एरियाज में ये जो माउंटेन रेंज होती है ये फैली हुई होती है। तो इस माउंटेन रेंज को ही क्या कहते हैं, मिड ओशनिक रिज कहते हैं, ठीक है। समझ आया मिड ओशनिक रिज किसको कहते हैं। अच्छा, अब देखो मिड ओशनिक रिज के जस्ट बाद हमको देखने को मिलती है ट्रेंच। देखो लावा जब यहाँ से ऐसे नीचे को आ रहा है, ठीक है, लावा जब यहाँ पे नीचे को आ रहा है, वैसे ही मान ले जाए यहाँ पर भी अगर कोई मिड ओशनिक रिज है तो लावा यहाँ से भी ऐसे नीचे को आएगा, ठीक है, ये ऐसे करके ऊपर को आएगा, वैसे ही यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना लावा रोटेट होगा। अब देखो ये लावा इधर को ऐसे फोर्स मार रहा है, ये लावा कुछ ऐसे फोर्स मार रहा है, तो यहाँ पर की जो लैंड है वो ऐसे नीचे की ओर जाने लगती है और लैंड का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं trenches are the areas where landform destroyed and mid oceanic ridges are the areas where land forms, ठीक है। लैंड यहाँ पे क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है, यहाँ पे लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे लैंड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना, ये जो ट्रेंचेस हैं, ये ट्रेंचेस भी पार्ट होती हैं हमारी कॉन्टिनेंटल मार्जिन का, ठीक है। भले ये यहाँ पर हैं, मिड ओशनिक रिज के बाद आ रही हैं, बट ये जो ट्रेंचेस होती हैं ये पार्ट होती हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन का। अच्छा, एक बात और, ये जो हमारी दो माउंटेन रेंजेस होती हैं, ठीक है, मैं थोड़ा इसमें थोड़ा साफ दिख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा साफ दिख रही है, ठीक है। तो देखो ये जो दो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, अगर हम कुछ ऐसे देखें तो एक माउंटेन रेंज हमारी ये है, एक माउंटेन रेंज हमारी ये है, ठीक है। इसके नीचे से ये हमारा ओशन का फ्लोर है, ठीक है, ओशन का फ्लोर है, यहाँ से लावा कुछ ऐसे ऊपर को निकल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच में जो हमको ये एरिया दिखता है इसे कहते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके बारे में हम टेक्स्ट में क्या लिखा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होता है, ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन। क्या बोला हमने, कॉन्टिनेंटल शोर, ये है अपना कॉन्टिनेंटल शोर, और ये है अपना डीप सी बेसिन, इसके बीच में ये जो ट्रांजिशन है इसे क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहेंगे। इसमें क्या क्या आएगा देखो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशनिक ट्रेंचेस। क्या बोला, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशनिक ट्रेंचेस, ठीक है। सेकंड देखो, डीप सी बेसिन या फिर अबेसल प्लेन या फिर हम कहें डीप ओशनिक फ्लोर, ये क्या होता है, एक्सटेंसिव प्लेन्स अंडर द ओशन लाई बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशनिक रीजेस। देखो क्या बोला हमने, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये है कॉन्टिनेंटल मार्जिन और ये है अपना मिड ओशनिक रीजेस, इसके बीच में हमको देखने को क्या मिल रहा है, हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे डीप सी बेसिन, ठीक है। कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स गेट डिपॉजिटेड। अच्छा, मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि देखो ये जो अपना कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, यहाँ पर से हमको जो इसके छोटे छोटे रॉक्स होंगी, डेब्रीज होंगी, सेडिमेंट्स होंगे, ये कलेक्ट कहाँ पे होंगे, अल्टीमेटली इस प्लेन में ही तो होंगे, ग्रेविटी इनको नीचे ही तो पुल करेगी। वैसे ही ये जो अपनी बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं, अपनी जो मिड ओशनिक रिजेस हैं, इस पे भी जो डेब्रीज होंगी ये अल्टीमेटली ऐसे नीचे ही कलेक्ट होंगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो डीप सी बेसिन होता है उस पर हमको सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखो मिड ओशनिक रिजेस क्या होती है, मिड ओशनिक रिजेस आर दी न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे
ये कॉन्टिनेंट इधर को मूव कर रहा है। ये थोड़ा क्लटर हो गया, इसको थोड़ा सा हम ऐसे ही रिमूव कर लेते हैं, इतना इसको लिया एंड डिलीट। ओके, अच्छा अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो ओशनिक क्रस्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रही है और राइट साइड में ओशनिक क्रस्ट इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है, और बीच में लावा निकल रहा है, ठीक है, लावा निकल रहा है। तो जब ये क्रस्ट इधर को मूव कर रही है, ये क्रस्ट इधर को मूव कर रही है, बीच में लावा निकल रहा है, तो ये जो गैप है इसको फिल कौन कर रहा है? देखो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, ये अपनी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, ये है अपनी राइट साइड की क्रस्ट और ये अपनी लेफ्ट साइड की क्रस्ट, ठीक है। तो जब ये पोजीशन चेंज होगी और ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है, तो ये जब एक टाइम पे कुछ ऐसा हो जाएगा, बीच में गैप आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्रस्ट कुछ इतना दूर पहुंच गई है, स्टिल इधर को जा रही है, ये भी इधर को जा रही है, तो बीच में ये गैप को कौन फिल कर रहा है? इसको फिल कर रहा है ये जो नीचे से लावा आ रहा है। तो लावा जब इस गैप को फिल करेगा तो अगेन यहाँ पर क्या करेगा? लैंड का फॉर्मेशन करेगा। इट मीन्स कि जो मिड ओशनिक रिजेस होती हैं, यहाँ पर हमको न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोस्फीयर देखने को मिलता है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय लावा इमर्जिंग फ्रॉम दी सेपरेटिंग प्लेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? लावा जब इमर्ज हो रहा है तो उससे हमको न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोस्फीयर देखने को मिल रहा है। इट फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशन। मैंने क्या कहा आपको? ये जो मिड ओशनिक रिजेस होती हैं ये लंबी लंबी माउंटेन रेंज होती है, ठीक है, एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द अर्थ। देखो हमारे पास अगर हम बात करें हिमालयन रेंज की, वैसे ही अगर हम बात करें अरावली रेंज की, ठीक है, सह्याद्री, विंध्याचल, इन सब रेंज की बात करें तो इनके कंपैरिजन में ये जो मिड ओशनिक रिजेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है। हम कह सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन होती है ऑन द अर्थ। इट मीन्स जो सबसे लंबी माउंटेन रेंजेस हमको देखने को मिलती हैं वो हमको ओशंस में देखने को मिलती है, ठीक है ना। ओशन फ्लोर की मैपिंग करने से, उसकी स्टडी करने से फर्दर हमको कुछ फैक्ट हमको पता लगी। जैसे कि पहली बात हमको ये पता लगी कि ये जो मिड ओशनिक रिजेस हैं यहाँ पर हमको वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं, जिससे कि ह्यूज अमाउंट में लावा सरफेस की ओर आता है और वहां पे लैंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमने जस्ट अभी इसके बारे में पहले पढ़ रखा है। अच्छा, दूसरी बात हमको क्या पता लगी? देखो, रॉक्स इक्विडिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ मिड ओशनिक रिज शो सिमिलरिटीज इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है? लेट अस कंसीडर, ये है अपना मिड ओशनिक रिज, ठीक है, ये है मिड ओशनिक रिज। यहाँ पर से ऐसे लावा ऊपर की ओर हमको निकलता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारी कन्वेक्शनल करंट है, ठीक है, ये कन्वेक्शनल करंट है, यहाँ से ऊपर को कुछ ऐसे लावा हमको बाहर निकलता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो मिड ओशनिक रिज है कह क्या रहा है? इसके दोनों साइड बराबर डिस्टेंस पे हमको जो भी रॉक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर से यहाँ पर की डिस्टेंस एंड यहाँ पर से यहाँ पर की डिस्टेंस अपनी सेम है, ठीक है। तो मिड ओशनिक रिज की दोनों साइड बराबर डिस्टेंस में जो भी हमको रॉक्स देखने को मिल रही हैं उनमें हमको सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। वो सिमिलरिटीज कैसी होंगी? देखो, उनका फॉर्मेशन, ठीक है, उनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा, उनका जो स्ट्रक्चर होगा, उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? सेम होंगी। वैसे ही इससे जितना दूर हम जाते जाएंगे, यहाँ पर के और यहाँ पर का जो भी रॉक्स होंगी, जो भी हमारे यहाँ पर छोटी छोटी चट्टानें होंगी, उनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? सेम होगा, ओके। अच्छा, रॉक्स क्लोजर टू मिड ओशनिक रिज आर यंगेस्ट एंड एज ऑफ रॉक्स इंक्रीज एज मूव अवे फ्रॉम मिड ओशनिक रिज। देखो क्या कहना चाह रहा है? मिड ओशनिक रिज से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे रॉक्स की एज हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब कि जो ये वाला रॉक है, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? मिड ओशनिक रिज के ज्यादा नजदीक है, ज्यादा पास में है। तो ये क्या होगा? ये जो रॉक होंगे ये होंगे यंग, ठीक है। और वैसे ही जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे कि हम लेके चले ये वाले और ये वाले रॉक को अगर हम देखें तो ये होंगे ओल्ड रॉक्स। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि मिड ओशनिक रिज में क्या होता है? लैंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से लावा ऊपर को आ रहा है, यहाँ पर हमारी लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। देखो अगर मैं आपको फिर से यहाँ पर बताऊं ऐसे, तो देखो ये है अपना यहाँ पर से ऊपर को लावा आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे ऊपर को लावा आ रहा है।
तो जब यहाँ पर लावा कलेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस साथ में ये जो ओल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये जो ओशनिक क्रस्ट है, ये दोनों साइड को अपोजिट डायरेक्शन में पुश हो रहा है। ये जो बीच में जो लैंड फॉर्म हो रही है ना, ये इस ओल्ड प्लेट्स को, ओल्ड ओशनिक क्रस्ट को धक्का देके एक दूसरे से दूर कर रही है। एंड जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो नीचे से और लावा आएगा, ठीक है। ये जो हमारी न्यूली फॉर्म्ड जो प्लेट है या फिर हम कहें जो रॉक है, सरफेस है, ये अगेन ब्रेक होगा और ये भी क्या होगा, दूर जाएगा। तो कुल मिला के जो प्लेट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमारे ओशनिक क्रस्ट है, वो ऐसे ऐसे करके एक दूसरे से दूर होते जाएगा। तो ये जो है ये ओल्डर होगा देन दिस वन, ठीक है। वैसे ही ये जो होगा ये ओल्डर देन होगा दिस वन। तो कुल मिला के जो हमारी मिड ओशनिक रिज है उसके नजदीक में जो भी रॉक्स होंगी वो होंगी यंग, एंड जो उसके दूर वाली रॉक्स होंगी वो होंगी ओल्ड रॉक्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ओशनिक क्रस्ट रॉक्स आर यंगर देन कॉन्टिनेंटल रॉक्स। देखो कॉन्टिनेंटल रॉक्स एंड ओशनिक रॉक्स का अगर हम इमेज यहाँ पे होगा, ओके, यस, देखो ये है अपनी कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ये है अपनी ओशनिक प्लेट। तो ये जो ओशनिक प्लेट है, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट देखने को मिलेगी। वैसे ही यहाँ पर जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है वहां पे हमको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखने को मिलेगा। ये जो मिड ओशनिक रिज है ना, ये जो रिज है ये हमको कभी भी कॉन्टिनेंट्स में देखने को नहीं मिलती है, ये हमेशा हमको देखने को मिलेगी ओशंस में। यानी कि जो लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो हो रहा है हमारा ओशंस में। कॉन्टिनेंट्स में कभी भी न्यू लैंड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो भी रॉक्स हैं वो बहुत पुरानी है, ठीक है, वो क्या है, ओल्ड है। और जो यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट है, यहाँ पर जो भी हमको रॉक्स देखने को मिल रही हैं ये हमेशा होंगी यंग, ठीक है। तो यही यहाँ पे चीज बोल रखी है कि जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंट्स की ओर जाएंगे तो वहां पर हमको जो रॉक होंगी उनकी एज हमको काफी ज्यादा पुरानी देखने को मिलेगी। कॉन्टिनेंट्स की जो रॉक्स हैं उनकी अगर हम एज देखें तो वो है 3200 मिलियन ईयर्स, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखो ओशनिक क्रस्ट की जो रॉक्स हैं उनकी एज अगर हम देखें तो वो है मात्र 200 मिलियन ईयर्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो और क्या फाइंडिंग्स मिली हमको। सेडिमेंट्स ऑन द ओशनिक फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। देखो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये जो अपना ओशनिक फ्लोर है यहाँ पर जो हमको सेडिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा थिन है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखो और क्या है यहाँ पे। The deep trenches have deep-seated earthquakes, while mid-oceanic ridge areas, the earthquakes foci have shallow depth. देखो क्या कहना चाह रहा है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ दो टाइप के अलग अलग अर्थक्वेक्स की बात कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं डीप सीटेड अर्थक्वेक्स की, ठीक है। दूसरा इसमें बात की गई है शैलो फोकी अर्थक्वेक्स की। देखो नाम से ही पता लग रहा है, जो डीप सीटेड अर्थक्वेक्स है ना, उनका जो हाइपोसेंटर है वो डीप है, अर्थ की सरफेस से काफी दूर है। और जो शैलो फोकी अर्थक्वेक्स हैं, शैलो यानी कि उथला हुआ यानी कि हमारी सरफेस के काफी नजदीक। देखो अगर मान लीजिए ये सरफेस है तो जो डीप सीटेड अर्थक्वेक है उसका हाइपोसेंटर हमको देखने को मिलेगा काफी डीप जाकर। वहीं पर जो शैलो फोकी अर्थक्वेक्स होंगे उनका जो हाइपोसेंटर होगा वो शैलो डेप्थ पे ही हमको मिल जाएगा। अब देखो खुद समझो, डीप सीटेड अर्थक्वेक्स और शैलो फोकी अर्थक्वेक्स में कौन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। देखो ये जो अपना हाइपोसेंटर है ये डीप है। अब जब यहाँ पर से एनर्जी रिलीज होगी तो उसको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे उसका टाइम ऑफ ट्रैवल इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगी, वैसे वैसे उसकी जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो कम होती जाएगी। देखो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में उसकी एनर्जी जा रही है, चारों डायरेक्शंस में उसकी एनर्जी जाएगी। तो धीरे धीरे उसकी जो एनर्जी होगी वो कम होती जाएगी, वो रिड्यूस होती जाएगी। वहीं पर ही जो अपने शैलो फोकी अर्थक्वेक्स हैं उनकी जो एनर्जी है उसको ट्रैवल करने के लिए बहुत कम टाइम मिल रहा है, यानी कि उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा रिड्यूस नहीं होगी। इट मीन्स कि जो शैलो फोकी अर्थक्वेक्स होते हैं वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू डीप सीटेड अर्थक्वेक्स, ठीक है। ओके, सो आज हमने बात की ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन और ओशन फ्लोर मैपिंग के बारे में, ठीक है। नाउ हम कल इसमें देखेंगे
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। ठीक है, अब ज्यादा टॉपिक बचे नहीं है, 2-4 ही टॉपिक इसमें बचे हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में, एंड लास्टली हम इसमें देखेंगे जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, जो इंडियन प्लेट है उसकी मूवमेंट के बारे में हम देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सायोनारा।